नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, महाकुंभ की बात हो रही है और जहां प्रयागराज में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहां पे पवित्र स्नान कर रहे हैं और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। राजनीतिक बयान भी, जिसको कहा जाए कि राजनेता बयानबाजी करने में भी बाज नहीं आ रहे। लेकिन इस महाकुंभ में करीब करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। 54 करोड़ के आसपास की अभी जानकारी है और अभी भी 26 तारीख जो है उसमें स्नान करेंगे लोग। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, विदेशी भी आ रहे हैं। और एक चीज़ बता दें कि उसके बाद भी 26 तारीख के बाद भी यहाँ पर वो पवित्र स्नान का जो कार्यक्रम है वो होता रहेगा। लेकिन जिस तरह से पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसमें जिस तरह से एक घटना हुई, दुखद घटना जो भगदड़ हुई, और उसका दिल्ली की घटना हुई, उसमें भगदड़ में करीब 20 लोग मारे गए, कई घायल हैं। तो इन सब मुद्दों पर भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर राजनीतिक बयान जो हो रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, वो कहते हैं ये पूरी तरह से फालतू है महाकुंभ। और उसके बाद देखिए, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है। इस तरह के बयान है, इस तरह के बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार यूपी के सीएम पर सीधे सीधे हमलावर हैं। और उसके बाद अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि इससे क्या पेट भरने वाला है। उनका बयान पहले भी आ चुका है। आपको बता दें कि कब कब बड़े बड़े हादसे हुए हैं, यहाँ पर भगदड़ हुए हैं, ये बताना ज़रूरी है। 1954 में 1000 लोगों की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे। ये है जिसको हम बता रहे हैं आपको। 2013 जिस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय जो मंत्री थे, प्रयागराज के जो मंत्री हैं आजम खां, उस समय वो मंत्री थे, मेला के मंत्री, जिसमें 36 लोग मरे थे और कई घायल। और 2025 की अगर बात करें तो हम बता रहे हैं 30 लोग प्रयागराज के में भगदड़ हुआ, उसके बाद वहाँ पर 30 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। ये 29 जनवरी की बात है। और देखिए 2025 में ही 20 लोग नई दिल्ली में जो घटना हुई है उसकी बात कर रहे हैं, कई घायल हुए। अंग्रेज ज़माने की भी बात करें तो उस समय क्या कुछ हुआ था वो भी ज़रा आपको बैक फ्लैश ले जाएं कि 1820 में 450 लोग की मृत्यु हुई थी। 1840 में 50 लोग मारे गए थे। 1906 में 50 लोग भगदड़ में मारे गए थे। ये बता दें कि प्रयागराज, कहीं कहीं हरिद्वार की भी इसमें बात हो रही है, प्रयागराज की भी बात कर रहे हैं साथ ही साथ। 1986 की अगर बात करें तो 50 लोग भगदड़ में मारे गए थे। तो ये बातें हो रही है कि प्रयागराज में भगदड़ होती है, लेकिन आस्था पे जिस तरह से चोट हो रहा है उस पर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ये भगदड़ कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था में कमी नज़र आ रही है, या फिर किस प्रकार से ये घटना हुई है। अगर 2025 की बात करें, इस बार प्रयागराज में जिस तरह से घटना हुई, वे जांच टीम बनाई गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जांच टीम बनाई गई है, जांच से पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। हालांकि पूरी कोशिश की गई कि प्रयागराज में व्यवस्थित ढंग से लोग आएँ और पवित्र स्नान करके चले जाएं, लेकिन भीड़ इतनी भारी है, भीड़ इतनी हो रही है कि थोड़ा व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जा रहा है। हमारे साथ इसी चर्चा में हम शामिल होंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध जी साथ में हैं, हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी। हमारे साथ अमित कुमार हैं, हमारे साथ रवि कुमार हैं, प्रिंस कुमार और देव कुमार भी शामिल हैं। तो इन चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है कि जिस तरह से बयान हो रहे हैं, भगदड़ की तो बात हो रही है, लेकिन ये बयानों से एक राजनीतिकरण भी नजर आ रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले साल ही चुनाव है। ये कहीं मुद्दा बीजेपी न पकड़ ले कि किस तरह से बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दे रही हैं, लालू प्रसाद यादव भी दे रहे हैं, बिहार में भी चुनाव है। जी अनिल, देखिए क्या है कि भारत जो है वो संस्कृति और सभ्यताओं का देश है, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ आस्था, विश्वास, गंगा जैसी पवित्र नदी, यमुना जैसे कलकलाती नदी, वो भारत का सौभाग्य है कि ये सारी नदियाँ यहीं से गुजरती है। और निश्चित तौर पे जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के हो, लालू प्रसाद यादव के हो, या अखिलेश यादव के हो, या शिवपाल यादव का भी मैंने देख रहा था कि बयान है, तो ये सब राजनीति से को ही देख के किया जा रहा है। यानी अगर कहें ना कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती थी ना, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो निश्चित तौर पे जो लोकतंत्र पर हम लोग विश्वास करते थे, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हम लोग नागरिक हैं, या फिर ये लोग उस देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये तो गर्व की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र जो विश्व में सबसे ऊपर है, वहाँ के हम लोग नागरिक हैं।
और ममता बनर्जी जिस तरीके से कही हैं वो निश्चित तौर पे एक आस्था पर ठेस लोगों को पहुंचा है और ये नहीं पहुंचना चाहिए। ये वो संवैधानिक पद पे वो बैठी हुई है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को ये समझना चाहिए कि ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, यहाँ की गंगा हमारी है, यमुना हमारी है, दिल्ली हमारी है। कहा जाता है ना कि दिल्ली के ईंट ईंट की कहानी है। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। रही बात एक बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है, ठीक है। अगर हम कहें तो पिछले कुछ दिनों पहले जो आंकड़ा आया था, कुछ महीने पहले, उसमें था कि हम चीन से भी आगे जा रहे हैं। माने कई संस्कृति, कई सभ्यता, कई भाषा, कई कल्चर, कई धर्म इस देश में है, बावजूद हम एक हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर चलते हैं। तो ऐसी ऐसी आस्था पे या फिर जब जहाँ जनसैलाब उठता है वहाँ ऐसी ऐसी होती रहती है घटना। ममता बनर्जी को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके की घटना हुई उस पर हम लोगों को संवेदना व्यक्त करना है। हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कैसे हम लोग वहाँ और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकती है? अपने भी कई बार ऐसा भारत में हुआ है, वाजपेयी जी की सरकार में हुई है, उससे पहले भी कई बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ है कि अगर कहीं कुछ ऐसा आयोजन होता है तो हर सरकार की टीम वहाँ पहुँची रहती है और अपने अपने क्षेत्रों का वो ध्यान रखती है। तो अगर इस तरीके से इतनी बड़ी कुंभ लगी है, मैं तो वहाँ गया था, मैं देखा हूँ व्यवस्था में आने जाने की जो बात है, भीड़ की जो बात है, वो उतनी भीड़ के बावजूद भी बेहतर तरीके से लोग डुबकी लगा के आ रहे हैं बाहर। ये मैंने देखा है और मैंने डुबकी लगाया भी है, ठीक है। तो अगर उस तरह की घटनाएं हो गई तो ये तो मानना होगा ना कि हमारे यहाँ, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हमारे यहाँ पुलिस और पब्लिक के बीच जो अनुपात है वो निश्चित तौर पे हम सबसे कम है और निचले पायदान पर है। कई ऐसे देश हैं जहाँ की अनुपात ज़्यादा है और हम लोगों के यहाँ 1600, 1000 शायद कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1000 व्यक्ति पर एक पुलिस वाले हैं। तो एक पुलिस वाले 1000 व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। अन्य कई ऐसे देश हैं जहाँ 100 पर एक पुलिस वाले हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ 50 पर एक पुलिस वाले हैं। तो हमारे यहाँ इसकी भी कमी है। लेकिन अगर इस तरीके की भाषणबाजी और बयानबाजी होती है तो ये दुर्भाग्य है भारत के लोकतंत्र का, जिस लोकतंत्र के लिए कितने लोगों ने जाने दी। हम लोग उसके माने हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि उन लोग निस्वार्थ रूप से, यानी अगर स्वतंत्रता सेनानी की बात करें या उसके पहले जो भी लोग देश की आज़ादी के जंग में कूदे थे, वो उस पर एक प्रहार है। ये सारी चीज़ें प्रयागराज कोई आज की बात नहीं है, वो संगम सदियों से चला आ रहा है। गंगा हमारे यहाँ सदियों से चलती आ रही है और आज भी है। अब गंगा की पवित्रता, संगम की कहानी और कुंभ पर अगर हम लोग प्रहार करें तो ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। और ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि राजनीति सब कुछ आप कीजिए, लेकिन धर्म पे या फिर आप अगर आप बोल सकते हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए ना, थोड़ा सा मक्का मदीना पे बोलिए, बोलिए मस्जिदों पे जाके बोलिए कि वो क्या कहते हैं जो उन लोगों का हज है, हज पर बोलिए। क्यों नहीं बोलते हैं? इतने लाखों की लोग जो हज यात्रा करते हैं, आप सब्सिडी देते हैं, क्यों नहीं कुंभ पर एक वो सब्सिडी दे देते हैं? इसकी बात उठाइए ना कि उसे भी सब्सिडी की जरूरत है, उन्हें भी वहाँ जाने की जरूरत है। तो आप लोग बस और ममता बनर्जी क्या बोलेंगे? ममता बनर्जी के बंगाल में क्या हुआ था? जिस तरह से डॉक्टर की हत्या हुई थी, वो कम शर्म की बात थी क्या? और क्या था कलकत्ता? सजा जो हुई है, ठीक है, वो न्यायालय का मामला है, लेकिन हर भारत का नागरिक जानता है कि किस तरीके से और किस व्यक्ति को सजा हुआ है, ठीक है, और कितना उसमें वो शामिल हो सकता है। ये बताने की जरूरत नहीं है, इसकी डिसाइड न्यायपालिका करेगी। लेकिन थोड़ा झांक के तो देखें कि बंगाल क्या है। मैं बंगाल भी गया था, 24 परगना वहाँ जिला है, 24 परगना, वो 24 साउथ परगना 24 जिला है। मैं वहाँ गया था तो मुझे लगा कि आज भी वो रोड गड्ढा और गड्ढे में रोड, जो हम लोग पहले पढ़ते थे ना कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे हैं, ये चीज़ आज हमको देखने के लिए मिला है। बहुत दिनों की बात नहीं है, मुश्किल से 4-5 महीने पहले मैं जब कलकत्ता गया था तो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर में जब दूर गया तो पता चला कि वही स्थिति है, कुछ नहीं बदला है। आज भी वही बस है, वही बस चलती है। जो लकड़ी वाले हैं, काठ वाले, उस पर बैठने वाले हैं, शीशा फूटा हुआ है, वो फूटा हुआ है। तो वो हमें लगा कि हम किस ज़माने में आ गए। तो बदलिए, तो देश बदल रहा है, हर राज्य बदल रहा है। यहाँ तक कि निचले पायदान पर कभी पटना था, वो पटना की सूरत और सीरत बदल गई है। हमको लगता है कि बहुत दिनों बाद कोई पटना आएंगे तो निश्चित तौर पे इतने पुल बन गए हैं कि वो बदल गए हैं। बनारस बदल गया, लखनऊ बदल गया, कानपुर बदल गया, ग्वालियर बदल गया, भोपाल बदल गया। जहाँ गैस त्रासदी आई थी कुछ नहीं था, आज भोपाल जाके देखेगी भोपाल क्या स्थिति। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बदलने की ज़रूरत है और आने वाले समय में क्या कुछ होगा
ये चुनाव आने वाले समय में चुनाव होगा तो क्या कुछ होगा। चलिए देखिए, एक चीज़ बता दें कि क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने। क्या कहा अखिलेश यादव ने? ये कहा कि जो मरने वालों की संख्या है वो सरकार ठीक से नहीं बता पा रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये फालतू है। ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि स्नान करने से पेट नहीं भरता है। चलिए आपको हम पहले वो बाइट सुनाते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है, किस तारीख से ये तय। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। हम लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। क्या मतलब आपको लग रहा है कि जो महाकुंभ में जो घटनाएं हुई हैं, दो घटनाएं हुई, 2025 की बात करें पिछली, तो अखिलेश यादव भी 2013 में उस समय भी जो घटना हुई थी, क्या लग रहा है आपको कि व्यवस्था में चूक हुई? वो कह रहे थे अखिलेश यादव कि सैनिक को भी बुलाइए यहाँ पर, वो नहीं किया गया। हालांकि अभी जिस जो है पूरी तरह से सतर्क किया गया है, आरपीएफ की जो है वहाँ पर टीम उतारा गया है, तो क्या लगता है व्यवस्था में कुछ कमियां थी जिसको कंट्रोल किया जा सकता था? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से ध्यान दे रही है, ठीक है ना। एक छोटे से शहर में इतने ज़्यादा जब भीड़ एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ थोड़ा परेशानियां बढ़ती हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जिसको जहाँ तक जितना सुविधा चाहिए उतना मिल रहा है। खाने पीने के लिए सभी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कोई स्टॉल लगा रहा है, कोई मतलब जितना हो सकता है लोग उससे जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे सभी लोग को परेशानियां हो रही हैं, सरकार भी परेशान है, ठीक है। और जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं। इधर 15 तारीख को भी सुनने में आया है कई लोग की मौत हुई है, 18 से 20 लोग की मौत हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे, ठीक है, भीड़ तो पहले था, ठीक है ना, हमेशा कुंभ पहले भी लग चुका है, ठीक है ना, उसके मुकाबले इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है, जिसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या करें नहीं करें, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनको जाना है कहीं और चल जा रहे कहीं और, ठीक है। टिकट जिनका है वो नहीं ट्रेन पर चढ़ पा रहे हैं, काफ़ी मुश्किल हो रही। हम लोग भी प्रयास किए थे जाने के लिए, लेकिन हम लोग टिकट कटाते हुए भी हम लोग ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है। ट्रेन का आपको क्या बोलते हैं, दरवाज़ा बंद है, ठीक है, लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन परेशान है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो परेशानियां तो सभी लोग के साथ हुई हैं, ठीक है। सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक सुधार भी हो रहा है। देखिए, इसमें कहा जाए कि
काफ़ी संख्या में भीड़ बढ़ गई और सरकार को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा 54 करोड़ अभी की बात है कि 54 करोड़ नहा चुके हैं, अभी भी समय है कि और लोग भी पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। भारी संख्या में भीड़ है, जो लोग टिकट कटा चुके हैं उस बोगी में भी, चाहे एसी की बोगी हो वहाँ पर भी लगेगा आपको कि जनरल बोगी जैसा, और स्लीपर हो वहाँ भी जनरल बोगी। तो कभी कभी तो दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं और कहीं कहीं ऐसा भी बिहार में भी देखने को मिला कि दरवाजे का शीशा तोड़ा गया। ये सब समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जो उत्साह उमंग है पवित्र स्नान को लेकर वो बरकरार है। आपको क्या लगता है कि जो भीड़ है, इतनी सारी भीड़ एक साथ और समय भी कम है, इसी को लेकर, जो अभी समय भी कम बचा है, इसी को लेकर ज़्यादा भीड़ क्या सर? हाँ, देखिए होता क्या है ना कि जैसे जैसे समय बीतते जाती है, ठीक है, लोगों की आस्था में जागरूकता जैसे जैसे फैलते जा रही है, लोग वैसे ही महाकुंभ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और उनको सबसे बड़ी बात है, एक डेडलाइन मिल गया कि 26 के बाद ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जितने लोग चाह रहे हैं कि उतना ज़्यादा हम वहाँ पर जाएं और इस महाकुंभ का आनंद लें, और ये पवित्र स्थान, मतलब पवित्र गंगा में और यमुना नदी के जो संगम है, त्रिवेणी संगम है, उसमें पवित्रता के साथ अपना डुबकी लगाएं। क्योंकि भारत शुरू से रहा है आस्था और मतलब सारे धर्मों को मिक्स करते हुए, एक मतलब कहने का अर्थ हुआ कि मतलब एक पवित्र देश के रूप में भारत का, और हमारा जो सनातन है उस सनातन धर्म में की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि लोगों के मन और कहने का अर्थ हुआ कि मन और दिमाग से लेकर सारा चीज़ में हमारे सनातन बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहे हैं, लोगों के पास जाने की साधन बढ़ते जा रही है, ठीक ना, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँचेंगे तो अफकोर्स है कि छोटे से शहर में भीड़ जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतनी व्यवस्था करनी भी सरकार को ज़रूरी है। तो सरकार अपने तरफ से जितना प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं, ठीक ना। जो जैसे सुझाव दे रहा है सरकार उस पर अमल भी कर रहे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव का कहना था कि भारत सेना को भी शामिल करना चाहिए, तो सरकार उनके सुझाव को ही माने। क्यों ना ऐसा अखिलेश यादव पहले और सुझाव देते हैं और अप्लाई किया जा सकता था। मतलब जिनको जो सुझाव देना था वो क्यों नहीं सुझाव दिए। टिप्पणी करने से अच्छा है कि सुझाव आप दें, ठीक है। कि हमारा जो ये महाकुंभ है, जो देश विदेश सब जगह फैल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, ठीक ना, कि हमारा आयोजन कैसा किया जा रहा है, हम उस पर टिप्पणी करने से अच्छा है कि हम सुझाव दें। अपने जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ को सुझाव दें, वो उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमको ऑफकोर्स भरोसा है कि वो जरूर अमल करेंगे उस पर। ठीक है, देखिए सत्ता पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है ये हल्ला करना, और जिस तरह से जो घटनाएं उसको लेकर जो हमलावर किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, तो सत्ता पक्ष में बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष ये चाहता है कि कुछ और बड़ी घटनाएं हो जाएं ताकि वो मुद्दे बन जाएं, इस तरह से के भी बयान हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो वार पलटवार हो रहा है, तो ये सही है? ये सरासर गलत है, और इसको एक वे में और आप कह सकते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो विपक्ष का काम है टिप्पणी करना। विपक्ष को ये करना चाहिए मेरे हिसाब से कि वो उनका खुद का भी कंट्रीब्यूशन आना चाहिए सामने, कि हम क्या कर सकते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए। बट देखा जाए तो उनका एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है कंट्रीब्यूशन, सिर्फ टिप्पणी करने के अलावा। तो विपक्ष का काम है टिप्पणीबाजी करना, ठीक है, उनके अगेंस्ट में बोलना, नेगेटिविटी फैलाना लोगों के बीच में। जैसा कि अभी आपने बोला कि ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो कुंभ है ये मृत्यु कुंभ है, तो आप कहीं ना कहीं सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। हम आज के डेट में अगर गंगा को दर्जा दिया गया है तो वो माँ का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आज अगर अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ चैनल आपने अभी कहा कि 35 करोड़ लोग जाके स्नान किए, तो 35 करोड़ लोग तो भाई दिमाग से 54 करोड़ लोग, सॉरी 54 करोड़ लोग दिमाग से तो भाई हल्के हैं नहीं। सिर्फ ममता बनर्जी के पास ही दिमाग है नहीं कि उनका कहना है कि भाई ये मौत का कुंभ है। भाई 54 करोड़ लोग मौत के कुंभ में जा रहे हैं नहाने के लिए, उनके पास दिमाग नहीं है क्या कि व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। तो ऑपोजिशन का काम है। चलिए ये बीजेपी जो है इसको तो मुद्दा बनाएगी, क्योंकि इस तरह के जो बयान आए हैं वो चुनाव भी है अगले साल। देखिए अब इसी को वो मुद्दा बना के लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि अपोजिशन भाई सुविधा नहीं प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, और बेहतर किया जा सकता था।
तो किसी को ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वहाँ पे 54 करोड़ लोग पहुँच जाएंगे। और अभी आने वाले समय में 10 दिन और बाकी है ऑलमोस्ट, तो अभी और हो सकता है कि 5-6 करोड़ लोग पहुँचें जो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ पे। तो किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी चीज़ को लेके ये मुद्दा बना के अभी लाइमलाइट में आ सकते हैं कि हाँ इनकी गलती थी, और पब्लिसिटी करेंगे, ये इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे वोट बैंक ये करने के लिए। तो अब लोगों का भी अपना मानसिकता है कि भाई सरकार ने तो इतनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड करी, तभी तो 54 करोड़ लोग जाके वहाँ पहुँचे, चाहे वो किसी भी कन्वीनियंस से पहुँचे हों, बाय ट्रेन, बाय एयरवेज, बाय रोड, ठीक है। मैं तो अभी यही बोलना चाहूँगा कि हमारी सरकार बहुत से बहुत बेहतर करी है, तभी 54 करोड़ लोग वहाँ पे जा पहुँचे, और इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो जब हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो हम सरकार से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस चीज़ को वो कंट्रोल कर ले, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल को अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे देना पड़ेगा, तभी ये 100% सक्सेसफुल होगा। देखिए 1954 की बात करें तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और आज़ादी के बाद ये पहला ये महाकुंभ था। उसमें कई लोग, हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। और उस वक्त हुआ क्या था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ पहुंचे थे उस घाट में स्नान करने के लिए। उसी दौरान जो भीड़ को रोका गया था, बैरिकेडिंग से भीड़ को रोका गया था, उसके बाद वो लोग जब प्रस्थान किए और अचानक से भीड़ को छोड़ा गया। और उस समय की घटना है जब साधु जो नहा रहे, स्नान करके लौट रहे थे, वो दोनों का टक्कर हुआ और उसके बाद बड़ी घटना हुई थी। और खुद अगर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा है कि हाँ, मैं उस दौरान एक बगल में जो किला था उसमें मौजूद था, मैं देख रहा था महाकुंभ में क्या कुछ हुआ। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हुई थी। लेकिन उसी घटनाओं को लेकर आज भी जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, जो राजनीति की बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ये महाकुंभ पूरी तरह से फालतू है। ये एक चर्चा का विषय है। लालू प्रसाद जी को क्या हो गया? हालांकि ये दर्शकों को बता दें, अखिलेश यादव जी अभी कुछ ऐसा बयान तो नहीं दिए हैं, लेकिन लालू प्रसाद जी का यह बयान आ गया है। जी देखिए, लालू प्रसाद की बात की जाए या फिर ममता बनर्जी की बात की जाए, तो ममता बनर्जी अभी किसी प्रदेश की मुखिया हैं, ठीक है। और मुखिया होते हुए किसी को इस तरीके का बयान देना बिल्कुल उचित नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक कि लालू प्रसाद की बात है, वो पहले भी मुखिया रह चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिक्स में वो काम कर चुके हैं। और इसमें भी इस तरीके का अगर बयानबाजी दे रहे हैं तो वो अपना कैरियर तो ख़त्म कर ही चुके हैं, और आने वाले उनके जो बच्चे हैं उनका भी कैरियर वो ख़त्म करने वाले हैं। इस तरीके का बयान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक की बात है स्नान की, तो ये पवित्र स्नान है, इस पे तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। सबों को मिल करके इसको सफल बनाना चाहिए, जो कि ये लोग बनाते नहीं हैं और सिर्फ इसमें कमियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, ये तो है कि पूरे हिंदुओं का, सनातनियों का जो महापर्व एक तरह से कहा जाए, ये 144 साल के बाद जो आया है, और इसी को लेकर पूरा उत्साह उमंग है कि हम पवित्र स्नान करें। और इसका संयोग भी बहुत ही बेहतर है, जिसके कारण लोग पहुंच रहे हैं। और आश्चर्य है इस बात को लेकर, जो विपक्ष के लोग आश्चर्य हैं कि इतनी भारी संख्या में कहाँ से प्रयागराज पहुंच रहे हैं और कैसे पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रयागराज पहुंचने में कई सारी परेशानियां हैं, और कई परेशानियों के बावजूद भी लोग वहां पर पहुंच जरूर रहे हैं। अनिरुद्ध जी से जानेंगे कि सर, वो इतनी आप गए हैं चूँकि, तो आप कितनी परेशानियां देख रहे हैं? हालांकि आप भी परेशान जरूर हुए होंगे। क्या कुछ हो रहा है? मतलब पवित्र स्नान के समय में भूखे प्यासे भी लोग रह रहे हैं, और लेकिन पवित्र स्नान कर रहे हैं। क्या परेशानियां आप देखें लोगों के साथ? यही अनिल आस्था है, वहाँ परेशानियाँ नज़र नहीं आती है। ये हिंदुओं की आस्था है। ये वहाँ परेशानियों के बावजूद वो परेशानी नज़र ही नहीं आती है। आप जब जाएंगे वहाँ से ना, तो जाम में फंसेंगे, कुछ जाम लगती है। हालांकि कई रास्ते हैं, वहाँ की पार्किंग की व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। मुझे लगता है कि एक रोड में, जिस रोड से मैं गुजरा था, उसमें लगभग 8-10 बड़ी पार्किंग थी, और गाड़ी बड़ा इत्मीनान के साथ लग गया, और दिन भर के लिए भी लगा सकते हैं, बस चार्ज 200 रुपये थी।
200 रुपये में आप दिन भर गाड़ी लगाएंगे, तो आपकी गाड़ी की सुरक्षा हो। वहाँ से हमको 2 किलोमीटर लगा वो घाट तक जाने में, हालांकि संगम के लिए 2 किलोमीटर और नदी में चलनी पड़ी, उसके बाद नाव लेना पड़ा। लेकिन जब आप डुबकी लगाएंगे ना तो सारा वो दर्द परेशानी भूल जाएंगे, सारे दूर हो जाएंगे। और आपने भी किया है। और कहता है कि वो पत्नी के साथ डुबकी लगाएंगे तो और भी दर्द दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदुओं का विश्वास है, ये हिंदुओं की आस्था है और इस पर कटाक्ष नहीं किया जा सकता। आज अयोध्या की राम मंदिर बना ना, मुझे याद है कि जब जिस दिन इसकी डिसीजन आ रही थी ना, उस दिन मैंने उससे एक दिन पहले मैंने मुस्लिम को एक फ़ोन किया, वो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कल क्या होना है। तो बोले कि कल भगवान करे कि या हमारे अल्लाह करे कि हिंदुओं के पक्ष में डिसीजन हो जाएगी। तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में हो जाए। तो उन्होंने, वो चूँकि पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से मेरा हज है उस तरह से आप लोगों का ये अयोध्या है। अगर मेरे पक्ष में भी आएगा तो मैं जानता हूँ कि इस हिंदुस्तान में जितनी आस्था है मेरा नहीं होना है। ठीक है, और अल्लाह, उन लोगों ने कहा कि हमारा जो धर्म कहता है कि अगर किसी सरकार ने या वहाँ के शासन करने वाले लोग अगर किसी को कुछ दे दिए तो उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया तो हमें वो लड़के लेना है। तो हम मनाते हैं कि कल वो हिंदुओं के पक्ष में आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए एक बड़ा हज यात्रा के रूप में माना जाएगा। हुआ भी वही। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं की जो आस्था है उस पर अब गोधरा कांड की बात कर लेना, इसी अयोध्या से जुड़ा हुआ वो भी कांड है ना। बाबरी मस्जिद विध्वंस देख लीजिए, इसी अयोध्या से जुड़ा हुआ वो भी। कितने लोगों ने जान दी है इसके लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। और हम लोग तो पढ़े भी हैं ना, वो धर्म अधर्म ये सब तो कहानियाँ पढ़े हैं कि जहाँ अधर्म होता है वहाँ धर्म की विजय होती है। तो ये मानना पड़ेगा, भले ये राजनीति के लोग नहीं माने, कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। और अगर कोई कहता है कि ये हिंदू देश बनना चाहिए तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ही हुआ था तो वो हुआ था धर्म के आधार पे। आज अगर हम धर्म की बात करते हैं तो क्यों इन लोगों के लिए, सबका धर्म अपना अपना है। हम कहाँ मुस्लिम के धर्मों में या फिर जो इंटरफेयर करते हैं, नहीं करते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 धर्म हैं ना। हाँ, कौन सा हिंदू किस धर्म में ये करता है? कोई इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन लेकिन आज ममता बनर्जी कहीं, मैंने कई सालों की बात करें कि हमारी दुर्गा की अगर प्रतिमा जा रही तो आपके यहाँ विसर्जन नहीं होगा। आपका बड़ा लॉ एंड ऑर्डर ऐसे रहेगा कि भाई इसको इस रास्ते से नहीं जाना है, उस रास्ते से जाना है, उस रास्ते से नहीं जाना है, उस रास्ते से जाना है। सरस्वती पूजा के दौरान ये क्या तमाशा बना दिए भाई? हमारे में आप इतनी प्रतिबंध कर लगा देते हैं। आज जब उन लोगों का निकलता है जुलूस, मुहर्रम का या अन्य जुलूस, तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे। तो ये वोट की राजनीति के लिए इतना न गिर जाना चाहिए कि भारत की संस्कृति और सभ्यता पर आघात पहुँचे। ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग राजनीति की ही बात करें तो नेताओं की कमी रही है क्या देश में? एक से एक नेता रहे हैं, वाजपेयी जी रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को भी हम मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। एक से एक। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो क्या ये अखंड भारत होता क्या? कितने सियासतों को, लगभग 585 सियासतों को मिलाकर और रियासत को, और ये एक देश बना है। हैदराबाद को कैसे लिया गया हमको खूब पता है, आपको भी पता होगा, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। एक देश बनाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जो स्वार्थ है उसको बहुत दूर फेंका था। स्वार्थ ही नहीं था उस समय। अब तो है राजनीति करना है, किसी प्रकार नेता बन जाना है और पैसा, बस सिर्फ और सिर्फ पैसा। केजरीवाल कहे थे ना, बहुत दिनों की बात नहीं है, न घर लेंगे, न बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे, न ये लेंगे। और शीश माल क्या है, जिसको बीजेपी कहता है शीश माल क्या है? आप जैसे ही सरकार बनाए सबसे ज़्यादा आपके विधायकों का आप वेतन करवा दीजिए। मुझे याद है, बहुत दिनों की बात नहीं है, जब हम लोग इंटर में पढ़ते होंगे या बीए में पढ़ते होंगे, वो 97-99 की बात होगी। उस समय मुख्यमंत्री का 10,000 वेतन था, राष्ट्रपति का 1 लाख से नीचे ही वेतन था। मुझे याद है इस चीज़ों को। और एक सांसद, एक विधायक का 1,000 रुपया था। बहुत दिनों की बात नहीं है। ये लोग समाज सेवा के लिए आते थे, लेकिन अब ये समाज सेवा नहीं होगा। लगता है कि ये उद्योग हो गया है, किसी प्रकार उसमें जाना है, एक उद्योगपति बन जाना है। पैसा रहेगा तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो सब कुछ नहीं। यही देश है ना। आप किसी भी प्रकार से पैसा कमा लीजिए, लेकिन अगर वो अवैध होगा तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यहीं बैठी हुई है। ना आपके पास वो काली कमाई होगी और ना काली कमाई से अर्जित आपकी संपत्ति होगी। ये इसी भारत में बना हुआ है। और भारत अभी भी अगर कहें कि दुनिया को पहला गणराज्य किसने दिया, वो भारत है, वो बिहार है। एक से एक लोग यहाँ पैदा हुए, एक से एक। कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन काल में क्या किए? एक घर तक नहीं बना पाया, आज भी चर्चा है। एक IAS हैं, अब बुजुर्ग हो गए,
अंतिम समय में हैं वो कहते थे कि हम जब सेक्रेटरी हुआ करते थे तो कर्पूरी ठाकुर को अपहरण करना पड़ता था किसी सिग्नेचर कराने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि वो जनता अगर माने पब्लिक अगर 6 बजे मुख्यमंत्री आवास आ गया तो पब्लिक के साथ ही है, और मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। कहते थे यही लोग ने हमको बनाया है मुख्यमंत्री भाई, तुम लोग क्या है। उसके बाद जब ऑफिस जाते थे वो, तो ऑफिस में भी अगर पब्लिक आ गई तो सब फाइल बंद कर देते थे, पब्लिक से मिलने दो, तो इसका काम है तुम्हारा। तो नतीजा ये होता था कि एज ए मुख्यमंत्री उनसे कुछ फाइलों पर जो साइन कराना पड़ता था वो गाड़ी में बैठकर पीए कराया करते थे। और आज देखिए, आज अगर एक मुख्यमंत्री से मिलना हो, कितना मैंने एक पब्लिक हमको नहीं लगता कि आसानी से मिल पाएगा। ये स्थिति हो गई है। क्या बना दिए हैं इस राजनीति को। क्या वो यही देश है ना जो वाजपेयी जी कहते कि तोड़ जोड़ की राजनीति से अगर सरकार बनाने की बात आएगी तो मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। आज भी उनका वक्तव्य है, और 1 वोट से हारे थे और वो गए थे रिजाइन करने के लिए, तो उससे पहले सदन में इन्होंने वो वक्तव्य दिया था। आज की राजनीति क्या है? तोड़ जोड़ के किसी प्रकार सरकार बना लो। अरे सेवा करने के लिए आए हैं ना आप, किसी प्रकार। लेकिन एक बड़ी बात है कि तोड़ मोड़ के सरकार बना लो। ये जो अच्छे काम भी होते हैं तो विपक्ष का हमला, जल्दी से बताइएगा, विपक्ष क्यों इतना हमलावर है? उनका कभी ऐसा बयान नहीं होता है बेहतर काम हो रहा है, बहुत ही अच्छे पे, ये समझ से पर जल्दी से। अब अनिल, कल आप जब बुलेटिन लेंगे ना तो आप निकालेंगे कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से संसद कितने दिन सुचारू रूप से चला है। ये अगर इस पर हम लोग एक डिस्कशन करें कि एक दिन में संसद में कितना करोड़ों रुपए की खर्च है, मुझे नहीं लगता है कि ये 10 वर्ष पार हो गए ना, 10 वर्ष से 11वें वर्ष में हम लोग हैं। 11वें वर्ष में अगर 33 दिन भी संसद अगर बढ़िया से सुचारू रूप से चला हो, ये इतिहास आप देखेंगे इस 11 साल में तो ये पता चलेगा। और उसी संसद में बड़े बड़े गंभीर मुद्दे पर कभी चर्चाएं होती थी, कभी देश का भविष्य, आज भी वहीं से है, लेकिन सुनना नहीं है, बस हल्ला करना है। अगर आपको कुछ बोलना है तो तथ्य के साथ बोलिए। तथ्य क्यों नहीं लाते हैं? केजरीवाल ही फंसे हुए, तथ्य क्यों नहीं लाए कि हम निर्दोष हैं? क्यों आप मुख्यमंत्री, ये एक देश के काले मैंने देश के अगर राजनीति की बात भविष्य में की जाएगी ना तो आपने उसको कलंकित कर दिया है। आप एज ए मुख्यमंत्री जेल में रहे हैं, क्या देश के लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि आप थे ना? आप आते हैं उसको रिजाइन करके क्लीन चिट लेके आइए, फिर से मुख्यमंत्री बनिए। हम नहीं देंगे, जैसे लगता है उनकी बपौती है मुख्यमंत्री का पद। तो ये राजनीति हो गई है। तो विपक्ष का बोलना काम है, और एक अच्छी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मजबूत विपक्ष होनी चाहिए, तभी सरकार सही से चलती है। लेकिन तथ्य के साथ अगर सरकार के पास आप रखते हैं तो निश्चित तौर पे देश का विकास भी होगा, और हम लोग जो 2047 का मिशन है वो पूरा करेंगे। अनिरुद्ध जी जिस तरह के कहे, ये तो सही बात है कि विरोध कीजिए, विपक्ष का काम है। अगर विरोध करना, बोलना तो बोलिए, लेकिन तथ्य के साथ बोलिए। बजट सत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन वो हंगामेदार रहा। अब बताइए, अभिभाषण हुआ राज्यपाल का, उसके बाद किस तरह से हंगामा हुआ, सभी बाहर निकल गए, लेकिन तथ्य की बात नहीं हुई। वहाँ पर बातें होनी चाहिए थी, और आने वाले समय में देखा जाए कि क्या कुछ होने जा रहा है बजट सत्र में। एक बात तो है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की बात करें, जिस तरह से लोग पहुँच रहे हैं, वो यूपी सरकार के 1% जीडीपी जो है इस प्रयागराज से आने वाला है। वो प्रॉफिट की बात करें तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा, तो बेनिफिट तो है वहाँ पे। जिस तरह से लोगों को एक तरह से रोज़गार मिला, छोटा ही रोज़गार, चाहे चाय ही बेच रहे हो, चाहे कुछ और ही बेच रहे हो, तो है एक उम्मीद है वहाँ के लोगों की कि भारी संख्या में लोग आएंगे। तो एक व्यापार की दृष्टिकोण से भी प्रयागराज उत्तर प्रदेश को फ़ायदा तो होता ही है, होगा ही। देखिए, पढ़िए, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है ना, तो छोटे लोग को बहुत फ़ायदा है वहाँ पर। जो छोटे लोग जो जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं वहाँ के, ठीक है ना। एक हाल फिलहाल थोड़ा दिन पहले एक न्यूज़ खूब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि हमने 2 दुकान ली 9-9 लाख रुपया का, और कपड़ा का दुकान खोला, वो चला नहीं, 9 लाख रुपये में हम कर्ज में डूबे हुए, ठीक है। तो कुछ लोग परेशान हैं इससे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अब वहाँ के छोटे दुकान देख लीजिए, खाना जो चाय पिलाते हैं, जो खाना खिलाते हैं, जो नाव चलाते हैं, वो लोग काफ़ी खुश हैं। उन लोग का ऐसा व्यापार हो रहा है कि हमको लगता है महाकुंभ से 2-4 साल 5 साल के लिए अपने आमदनी का वो स्रोत देख लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके जुड़े हैं, वो काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि जो जाने वाला जो रूट है, सरकार भीड़ के कारण इतना रूट को चेंज कर दिया है, ठीक है, क्यों वहाँ पर लोग जा नहीं रहे हैं, तो लोग अपना जो दुकान जहाँ खोलने का सरकार की तरफ से आदेश मिला था, वहाँ लोग नहीं जा रहे, तो उन लोग को नहीं बिक रहा है, तो लॉस हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी। हाँ नहीं जी,
मैं जब कुंभ गया था तो वहाँ एक भिखारी मिला जो पटना का भिखारी था। उससे मैंने पूछा कि तू यहाँ पूरा वो लगा हुआ के पूरा रो कान रहा था, यहाँ भिक्षा मांगता है, वहाँ रोता कानता है, चिल्लाता है। बोले तू यहाँ चला है? तो बोला कि सरकार ने कहा 60 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, अगर एक एक रुपया अगर 10 करोड़ लोग भी दिए तो 10 करोड़ कमाएंगे। ये चीज है वहाँ। 1 रुपया भी अगर एक व्यक्ति देता है हमें तो हम 10 करोड़ रुपया कमाएंगे। अगर 10 करोड़ देता है, 50 करोड़ दे या ना दे। तो हमने कहा कि तुमको मिलता है ये चीज़ें? तो बोला कि बिल्कुल मिलता है। तो हालांकि उसके जो प्लेट था ना उसमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये का तो नहीं मैंने देखा, ये सारा चीज़ था। अगर सच में एज ए पत्रकार हम जाते तो जरूर उस चीज़ को बना के लाते थे। बड़ा अच्छी स्टोरी थी वो। लेकिन अब पत्रकारिता का तो जानते ही है ना कि पत्रकार और पत्नी दोनों में 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि समय घर में देना नहीं है। और वहाँ पत्रकारिता करने लगते तो ये भी गलत चीज़ थी, वो हल्ला हंगामा होना शुरू हो जाता। तो इसलिए मैंने उस विजुअल को नहीं लाया। लेकिन ये इस चीज़ पे जो आपने सवाल किया, इससे जो वो भिखारी वाली बात याद आ गई। नहीं, सही बात है। काफ़ी संख्या में जो लोग बाहर से भी पहुंचे हुए हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो उनकी अच्छी कमाई तो हो ही रही है, चाहे नाविक हो, चाहे वो आजकल वो अभी शुरुआत हो गया है, वो बाइक में भी 2-2 लोगों को भी बैठाकर लोग ले जा रहे हैं, एक पर 200 रुपया, 150 ऐसे करके ले रहे हैं। वो मैं खुद अनुभव किया है कि भाई आए हैं तो वो सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं और सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, साथ में भी जो वहाँ के लोग हैं, प्रयागराज के लोग हैं, उनका एक दृष्टिकोण है कि बाहर से जो लोग आए हैं उसका काफ़ी सहयोग तो ज़रूर कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से अगर पूछताछ हो, उनका सहयोग कर रहे हैं। बाहर से भी जो लोग आते हैं, चाहे विदेश से, चाहे कहीं से भी, वहाँ के निवासियों का सहयोग तो ज़रूर है। आपको क्या लगता है कि जो सहयोग की भावना है, प्रयागराज 144 साल के बाद महाकुंभ होना और वहाँ के लोगों का सहयोग और उत्साह तो देखते ही बन रहा है। देखिए, एक्चुअली होता है क्या है कि कहीं भी बहुत बड़े स्तर पर कोई भी आयोजन होती है, ठीक ना, तो वहाँ के लोगों, वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता से लेकर सबकी सहयोग की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बिना सहयोग के कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारे वहाँ के जनता, जो यूपी के जो जनता है, उनका भरपूर सहयोग मिल रहे हैं लोगों को, ठीक है, जिसके कारण उन लोग को जो रूट में जाना है डाइवर्ट नहीं होकर सही रूट पर वो जा रहे हैं। या जो छोटे छोटे चीज़ को चालू किया गया, जैसे अभी आपने कहा कि हाँ, बाइक पर 2 लोगों को बैठाकर 100 रुपया, 150 रुपया, ये एक सुविधा हुआ। यहाँ जो बहुत दूर से लोग आ रहे हैं या जो बाहर से आ रहे हैं हमारे देश में हमारा ये आयोजन देखने के लिए, तो उन लोगों को एक अच्छा सुविधा मिल गया कि वो सही ढंग से सही प्लेस पर चले जाएं, ठीक ना। अगर ये सुविधा नहीं दी जाती, ये सहयोग नहीं की जाती, तो लोगों के बीच में परेशानियां बढ़ती। अब परेशानियां बढ़ती तो फिर यह आयोजन फेल होता है हमारा। तो हमारे सरकार, हमारे लोग, हमारे जनता जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी आपस में सहयोग करते हैं। अगर मान लिया भटक गए कहीं पर, तो बेटा वहां मत जाओ, ऐसे जाओगे तुम वहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हमारे जनता, हमारा जो सनातन के आस्था है, ठीक है, वो एक दूसरे को जोड़ता है और वो एक दूसरे को भटकने से बचाते भी हैं। तो हमारे सनातन में बहुत ताकत है और हमारा सरकार भी उसी लेवल पर वर्क कर रही है, ठीक है। नहीं, वो सही बात है, वहाँ का सहयोग तो मिल ही रहा है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि भीड़ तो काफ़ी है, तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे ज़रा सा जल्दी से ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह संभल के जाएं, जो श्रद्धालु हैं किस तरह से संभल के जाएं, अचानक जो भीड़ है वहाँ से बचें। क्योंकि मैं खुद अनुभव किया प्रयागराज चिगवी स्टेशन में, जिस तरह से हम प्रवेश कर रहे थे, हालांकि पुलिस का वहाँ सहयोग था, लेकिन इतनी भारी भीड़ से खुद भी डर महसूस होता है। तो कैसे सावधानियां बरतें, ज़रा इस पर भी थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, इस पे अगर बात करें तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे लोग आस्था से जा रहे हैं, उस तरीके से एक दूसरे को भी वो समझें कि जैसे अपने परिवार को लोग संभाल करके जा रहे हैं, उसी तरीके से पूरा भारत के जितने भी लोग आ रहे हैं वो एक परिवार है। अगर एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो वो ज़रूर ही कुंभ में अच्छे से स्नान भी कर पाएंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे और कोई भगदड़ भी नहीं होगा। देखिए होता है ना, फिल्मों में भी हमने सुना है कि कुंभ में बिछड़े भाई वो फिर दूसरे कुंभ में मिले। इस तरह का अब तो पूरी तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी तरह से ये पुलिस के भी वहाँ पर नंबर दिए हुए हैं सभी का। लेकिन यहाँ पे जो हालांकि कुछ बिछड़ भी रहे हैं, कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि कुछ बिछड़ रहे हैं लोग आपस में एक दूसरे से, तो वहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर बिछड़े लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसको लेकर हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। बिछड़े लोग जो बिछड़ जाते हैं
तो हालांकि वो पुराने जो डायलॉग था कि कुंभ में बिछड़े भाई, वो कभी कभी लगता है कि भारी भीड़ में ऐसा होता है। जी बिल्कुल होता है। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ कम हो गया है। और राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छी वहाँ पे साधन रखी है, कुछ अनाउंसमेंट बूथ लगा के रखे हैं कि अगर आपके परिवार गुम हो जा रहे हैं तो आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, जगह जगह पे वो फैसिलिटीज़ है। हमारे प्रशासन अधिकारी लोग भी हैं जो आपका भरपूर सहयोग कर रहे हैं वहाँ पे। जो लोकल जनता है उनसे भी राज्य सरकार ने अपील करी है कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, दिस इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल, सो वी नीड योर सपोर्ट एज वेल। तो हर घर से युवा पीढ़ी आ रही है बाहर, सबकी हेल्प कर रही है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सहायता नहीं दी जा रही है या सहायता नहीं मिल रहा है। जितना हो सकता है पब्लिक से भी, पब्लिक ने इवन अपना घर तक भी खोल रखा है स्टे करवाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट पे। ठीक है, ये भी राज्य सरकार ने ही अपील करी थी। और खाना पीना रहना सब जब मिल रहा है आपको तो कैसे आप कहेंगे कि फैसिलिटी नहीं है। और रही बात की बिछड़ने की, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बच्चे को खुद केयर नहीं कर रहे हैं, उनको अगर वो मतलब सेंसलेस हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं, तो वो तो अपना माँ बाप का नाम तक नहीं बता सकते हैं सही से, तो एड्रेस क्या बताएंगे। तो उनको तो जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स से ही टेक केयर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो मैं आग्रह करूँगा उनके माता पिता से कि वो अपने बाल बच्चे का अच्छे से ध्यान रखें, इधर उधर ना करें। तो देखिए, बहुत ही अच्छा ये चर्चा इसको कहा जा सकता है कि जहां प्रयागराज में जिस तरह से भारी भीड़ है, हमने सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए बताया कि किस तरह से अंग्रेज़ ज़माने में भी भगदड़ हुए हैं और किस तरह से कंट्रोल किया गया है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से अपनी जो शक्ति है वो झोंक दी है कि किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। लेकिन किसी न किसी जो कन्फ्यूज़न में जिस तरह से हादसे हुए हैं, वो कहीं ना कोई कारण रहा, जिसकी जांच तो हो रही है। ये भगदड़ नहीं होनी चाहिए आने वाले समय में। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। और कहा जाए, अगर बयानबाजी की बात किया जाए तो बयान भी आ रहे हैं विपक्ष की ओर से, लगातार हमला किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर कि ऐसा कैसे हो गया, इतने भारी संख्या में लोग पहुंचे, उन्हें मिर्ची लगी है। ये सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि विपक्ष को मिर्ची लगी है, तभी एक से एक राजनीतिक बयान आ रहे हैं जो आने नहीं चाहिए। क्योंकि आस्था के महापर्व में अगर कहा जाए, ये आस्था का महापर्व है और ये बहुत बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला भी कहलाने जा रहा है। और ध्यान रहे, उन नेताओं को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पब्लिक सब देख रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से जो घमंड था वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी के लोगों को जो घमंड था कि इस जन्म में नहीं हरा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी जन्म में सब कुछ दिखा दिया और वो अभी शांत बैठे हैं। लेकिन वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी लालू प्रसाद ने कहा चुनाव है। कांग्रेस को भी इन सारे बयानों से बचना चाहिए क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।